रूसो द्वारा चित्रित मानव स्वभाव की व्याख्या के बाद अब उसके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था को समझना बड़ा सुगम होगा। उसकी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्वक जीवन यापन करता था। वह अवस्था भय और चिंता से मुक्त थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भला असभ्य जीव था जो प्रारंभिक सरलता और सुखपूर्ण रीत से जीवन बसर करता था। वह स्वतंत्र, संतुष्ट, आत्मतुष्ट, स्वस्थ एवं निर्भय था। उसे न तो साथियों की आवश्यकता थी और न ही वह समाज के व्यक्तियों को दुख देना चाहता था। उसकी सहज वृत्ति और सहानुभूति की भावना ने ही उसका दूसरों के साथ गठबंधन किया। वह न तो सही को जानता था और न ही गलत को। वह गुण और अवगुण की सब भावनाओं से अछूता था। उस दशा में केवल नैसर्गिक शक्तियों से वह युक्त था। बुद्धि एवं विवेक की करतूतों का उसमें अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में ऊंच नीच तथा तेरे मेरे का कोई भेदभाव नहीं था। व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी था। वह आत्मनिर्भर होता था। सभ्यता का विकास न होने से उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी और जो थी वह प्रकृति के माध्यम से सहज ही पूरी हो जाती थी। अतः वस्तुओं के प्रति ममत्व की भावना या व्यक्तिगत संपत्ति का उदय उस समय नहीं हुआ था। ज्ञान, विज्ञान, कला, विद्या आदि का भी विकास नहीं हो पाया था। मनुष्य अपने वर्तमान से ही संतुष्ट था। उसे भविष्य के लिए संचय की चिंता नहीं थी। प्रकृति का यह नियम व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता था कि अपने हित को देखे किंतु दूसरे की कम से कम संभव हानि हो। रूसों की प्राकृतिक अवस्था वाला समाज सभ्यता के प्रभावों से सर्वथा मुक्त था। वह समाज ऐसी प्रसन्नता का इच्छुक था जिसमें सामाजिक नियम और सामाजिक संस्थाओं का बिल्कुल प्रभाव न हो। रूसों की प्राकृतिक अवस्था ऐसे स्वर्णिम युग सी थी जिसमें नियंत्रणों से मुक्त व्यक्ति एक भोले और निर्दोष पक्षी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करता हुआ मस्ती से स्वच्छंदता पूर्वक विचरता रहता था। उसे जंगली कहना आसान था क्योंकि वह पहाड़ों जंगलों में ही अधिवास करता था, लेकिन जंगली होते हुए भी वह सज्जन तथा नेक था। वह हास्य द्वारा समर्थित अहम प्रेरणा से परे था और लाख द्वारा प्रशंसित नैतिकता की गुणसूची से अपरिचित था। वस्तुएं सर्व सुलभ थी और स्पर्धा का नाम न था, इसलिए युद्ध असंभव से थे। मेरे और तेरे के भेद न रखने से उस युग के मनुष्य को बुद्धिहीन भले ही कहें, पर वह चरित्रहीन और भ्रष्ट नहीं था। सादगी उसका गुण था और भोलापन उसका जीवन। किंतु स्वर्णिम युग छिन्न भिन्न हो गया। प्राकृतिक दशा की अवस्थाएं चिरकाल तक स्थिर न रह सकीं। रूसों की प्राकृतिक दशा को नष्ट करने के लिए दो तत्व उत्पन्न हुए। एक तो जनसंख्या की वृद्धि था और दूसरा था तर्क का उदय। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास तेजी से होने लगी। सरलता और प्राकृतिक प्रसन्नता से प्रारंभिक जीवन का लोप हो गया। संपत्ति का अभ्युदय हुआ और मनुष्यों में परिवार एवं वैयक्तिक संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। परिव्राजक की तरह घूमने वाले वनचारी ने भूमि के एक हिस्से पर अपना अधिकार सहज स्नेहवश या अस्थायी आवास की तरह जमाया। धीरे धीरे वहां उसका अस्थायी आवास बन गया। आने वाली संतानों तथा परिवार के सदस्यों के लिए वह एक सुनिश्चित आश्रम एवं विश्राम स्थल हो गया। दूसरे मनुष्यों ने जो निश्चल थे, व्यक्ति विशेष के इस आधार को निसंकोच मान लिया। वाद विवाद या प्रतिरोध उनकी प्रकृति से परे था। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ यह प्रक्रिया बढ़ती गई। परिवार और संपत्ति की व्याख्या घर कर गई। अब विषमता का जन्म हुआ। मानवीय समानता नष्ट होने लगी। मनुष्यों ने मेरे और तेरे के भाव से सोचना आरंभ किया, जिससे निजी संपत्ति की व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। रूसों के अनुसार वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था,
जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद यह कहा था कि यह मेरा है, और उसी समय समाज का निर्माण हुआ था जब अन्य लोगों ने उसकी देखा देखी स्थानों और वस्तुओं को अपना समझना प्रारंभ किया। इस विकास की संपूर्ण विधि को डनिंग ने बहुत ही अच्छे से वर्णित किया है। वो कहते हैं कि कृषि और धातु विषयक कलाओं की खोज हो गई और उन्हें लागू करने के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। सहयोग का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें मनुष्यों की विभिन्न योजनाओं को बल मिला, और इस प्रकार अनिवार्य परिणाम अर्थात आधुनिक समाज के निर्माण की तैयारी हो गई। अपेक्षाकृत बलवान आदमी अधिक मात्रा में काम करता था, किंतु दस्तकार को अधिक अंश मिलता था। इस तरह धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ, जो असमानता के स्रोतों का जनक है। अब एक विकृत सी सारी दशा पर छा गई। मनुष्य सहज सुख शांति से हाथ धो बैठा, जीवन कलुषित हो उठा। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के 3 प्रकार माने हैं। सबसे पहले आदिम प्राकृतिक अवस्था थी। उस समय मनुष्य निपट जंगली था। फिर मध्यमवर्ती प्राकृतिक अवस्था आई, तब असमानता का प्रारंभ हुआ और संचय वृत्त बढ़ गई। तत्पश्चात दमन एवं अत्याचार की पोषिका अंतिम अवस्था आई, जो असहनीय थी और जिसमें मनुष्य की गति बुरे से सर्वनाश की ओर थी। इस कुचक्र को रोकने के लिए ही सामाजिक संविदा की अवतारणा हुई। इसी समय मनुष्य प्रकृति की ओर वापस चलने का नारा दिया। राइट महोदय ने इस शब्द का अर्थ किया कि हम दंभ का परित्याग कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ तुलना करके केवल अपने ही कार्य में लगे रह सकते हैं। हम बहुत सी कल्पनात्मक इच्छाओं का परित्याग करके अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम विनम्र हो सकते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक शब्द में हम प्रकृति की ओर लौट सकते हैं। इस प्रसिद्ध वाक्य का यही अर्थ है। अतः स्पष्ट है कि रूसो हमें सभ्यता की समस्त देनों का परित्याग करके पूर्व राज्य की अवस्था में नहीं ले जाना चाहता, अपितु प्राकृतिक दशा को आदर्श अवस्था तक पहुंचाना चाहता है। थैंक यू।